नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 63। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। प्रकाश थाने में बैठकर बहुत से बातें सोचने लगा। अब विद्याधर जी यहाँ थाने में क्यों आ गए? उनके थाने में आने के पीछे क्या कारण हो सकती है? ऐसे तो जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, अब तक इतने दिनों से मैं उन्हें जानता हूँ कि यह कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते, यह मुझे इस तरह से नहीं फंसा सकते। मगर कंपनी के पैड की जगह पर जब उनके खुद के पैड पर कंप्लेन लिखी गई है, इस बात से तो यही प्रमाणित होती है कि उन्होंने ही मेरे अगेंस्ट में शिकायत की होगी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? और उनके जैसे नेक दिल वाला व्यक्ति कभी भी मुझे नहीं फंसा सकते। उनके जैसे शरीफ और ईमानदार लोग तो दुनिया में शायद ही कोई मिलेंगे। विद्याधर जी कुछ देर तक थाने में बैठकर पुलिस इंस्पेक्टर नवीन से बातें करते रहे, जो प्रकाश को नहीं मालूम। उसके बाद वहां से विदा लेते हैं और जाते समय प्रकाश के पास आकर खड़े होकर उसे कुछ कहे बगैर केवल उसके कंधों पर हाथ रखकर मानो धीरे से कुछ कहना चाहते हैं, ऐसी मुद्रा में खड़े रहे। फिर एकाएक नजरें घुमाकर वहां से चले गए। प्रकाश किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा और सोचने लगा, विद्याधर जी इंस्पेक्टर नवीन से क्या बातें कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, मगर उनके यहाँ पर आकर इंस्पेक्टर नवीन से बातें करने का क्या अर्थ है? और पुलिस के जरिए यह सभी लोग क्या चाहते हैं? पता नहीं यह लोग मुझे लेकर किस तरह की खेल खेलना चाहते हैं। पता नहीं इन सबके मन में क्या है। प्रकाश पूरे दिन पुलिस थाने में एक खाली बेंच पर बैठा रहा। बीच में एक पुलिस सिपाही नरेश आकर उसे साथ लेकर गया और साथ बिठाकर खाना खिलाया। फिर प्रकाश उसी अंदाज में वापस बेंच पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि पुलिस वाले मेरे साथ इतना शराफत से क्यों पेश आ रहे हैं, और विद्याधर जी ने इनके साथ ऐसी क्या बात करके गए। हमारे देश के पुलिस वाले किसी से ऐसे तामीज से पेश नहीं आते जो मेरे साथ दिखा रहे हैं, वरन बहुत कठिनाई से पेश आते हैं, और विशेषकर जो चोरी की हो, जिसका उदाहरण हमें अक्सर मिलते रहते हैं। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं करने की क्या वजह हो सकती है? पता नहीं इन सब के मन में कौन सी राज छुपा कर रखे हैं। कुछ देर और बीत जाने के पश्चात इंस्पेक्टर नवीन प्रकाश को बुलाकर कहने लगे, प्रकाश आप अभी घर में जा सकते हैं, मगर शाम को 6 बजे तक फिर से यहाँ पर वापस आना होगा। अगर आप 6 बजे तक नहीं आ पहुँचे तो हम आपको भगौड़ा घोषित कर देंगे। जवाब में प्रकाश कहने लगा, आप मुझे अभी घर में जाने को क्यों कह रहे हैं? मैं आपके पास बैठा हूँ तो आप मुझे जबरदस्ती घर भेजना क्यों चाहते हैं? और फिर 6 बजे तक ना आने पर आप मुझे भगौड़ा घोषित कर देंगे। नहीं, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। क्या पता रास्ते में कोई मुझे मार भी दे और आप पीछे से कह दे कि मैं भाग रहा था तो आप लोग एनकाउंटर में मुझे मार दिया। आता मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है। इंस्पेक्टर नवीन धीरे से कहने लगे, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा था ताकि आप अपने परिवार से मिले और उनको सारी बातें समझा बुझा कर आए और रात की खाना भी खाकर आए। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात प्रकाश कहता है, मुझे कहीं पर नहीं जाना। मैं अपने पत्नी को फोन करके बता दिया हूँ कि मैं ठीक ठाक हूँ और मेरी चिंता ना करें। हो सकता है कि यहाँ पर मुझे सप्ताह या 10 दिन तक रहना पड़ जाए, तो बिल्कुल चिंता ना करें। और खाने की बात पर मुझे कोई चिंता नहीं है। एक बार नहीं खाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेरी चिंता ना कीजिए। कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर नवीन कहने लगे, कोई बात नहीं, आप नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बैठकर आराम कर लीजिए। तभी सिपाही नरेश को बुलाकर आदेश देते हुए कहते हैं, इनके लिए समय पर चाय पानी तथा खाने का पूरा ख्याल रखना और रात के लिए चादर तकिया के भी बंदोबस्त कर देना। सिपाही ने अपना सिर हिलाकर सहमति जताने लगा। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। प्रकाश फोन पर अंजलि को सब कुछ बता दिया है और चिंता ना करने की सलाह दी, और मन ही मन सोचने लगा, पुलिस वाले मेरे साथ बड़े ही आदब से पेश आ रहे हैं, जो अक्सर नहीं होते।
इसका मतलब यह होगा कि उन्हें भी मालूम है कि यह केस पूरी तरह से झूठा है, क्योंकि अक्सर पुलिस वाले किसी से इस तरह के सम्मान तथा आदर पूर्वक व्यवहार नहीं करते। अंजलि तथा उसके माता पिता तरह तरह के सोच में डूब गए, सोचने लगे अब तो जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे वही हुआ है, मगर इतनी जल्द सब कुछ हो जाएगी यह तो सोचा भी नहीं था। अब तो पता नहीं और कैसा कैसा दिन देखने को मिलेंगे। हम लोग किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, किसको कहें। जिसे भी कहेंगे यही सोचेगा कि जरूर कोई गड़बड़ी की होगी, नहीं तो पुलिस वाले ऐसे क्यों करेंगे। सभी लोग जरूर अपने दिमाग में तरह तरह की बातें सोचते रहेंगे। आखिर सभी लोग अपने तरफ से प्रकाश को चोर ही समझ बैठेंगे। अक्सर ऐसे ही तो होता है, लोग समाज में ऐसे ही अफवाह फैलाई जाती है। ऐसे में हमें चुपचाप रहकर समय का इंतजार करना ही सही होगा। प्रकाश दिन भर वहीं थाने में ही बैठा रहा, फिर शाम को वहीं सिपाही ने उसके लिए बनी बनाई खाना लेकर आ गया और उसे खिलाते हुए कहता है, आपको तो आज हमारे साथ ही रहना होगा। मैं चादर की बंदोबस्त कर दूंगा ताकि आपको असुविधा ना हो। कल सुबह मैं आपको बाहर निकाल दूंगा ताकि आप अपना सारा काम समय से कर सकें। आप चिंता मत करना, आपको कुछ नहीं होगा। प्रकाश चुपचाप रहकर सिपाही नरेश की बात सुनता रहा और सोचने लगा, किस्मत की फेर है भाई, किस्मत में जो है उसे कौन रोक सकता। मेरी किस्मत में यही लिखा है। तो देखो कैसे कैसे घुमा फिरा कर वह दिन आ गया कि मुझे अब जेल में भी जाना पड़ रहा है। पता नहीं आगे मेरी किस्मत में और क्या क्या लिखा है। जितना मैं शांति भरे जीवन को जीना चाह रहा था उतना ही अब राहों में कांटे बिछ गई है। रात भर थाने में मच्छरों के बीच चादर ओढ़कर रात गुजार दिया प्रकाश और तरह तरह की बातें सोचने लगा। एक अकेला तरह तरह की भावनाएं उसके मन को प्रभावित करते रहा। कुछ अतीत के तो कुछ वर्तमान को लेकर तो कुछ भविष्य को लेकर बहुत से विषय को प्रकाश सोचने लगा। आज तक जीवन में कैसे कैसे मुसीबतें आई है। जीवन भर आर्थिक तंगी के बावजूद कितने कठिनाई के साथ बच्चों को पढ़ाया, उन्हें पढ़ाई करने घर से दूर यहाँ तक कि देश से दूर भेजा है, मगर उस वक्त अपने आप को इतना कमजोर थकान महसूस नहीं हुआ जो आज हो रहा है, क्योंकि आज मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया है। और जब जब लोगों पर गलत इल्जाम लगाकर उसे अपदस्थ किए जाते तो वह उसके जीवन में सबसे कठिन दौर होती है। उस समय बिना काम काज के ही लोग थक जाते हैं। आज मेरी भी यही हाल हो गई है। बड़ी देर तक सोचते हुए प्रकाश को कब नींद आ गई उसे पता ना चला। जब सुबह सिपाही नरेश उसे जगाया तो पता लगा कि सो रहा है। सिपाही नरेश के साथ साथ प्रकाश थाने के चारों ओर घूमता रहा, फिर उसके लिए चाय नाश्ता भी आ गया और देखते देखते समय की घड़ी का कांटा 9 से आगे निकलने लगा तो अचानक इंस्पेक्टर नवीन कहने लगे, प्रकाश आप हमारे सिपाही के साथ वैन में जाकर बैठिए, आपको कोर्ट में जाना होगा। वहाँ पर आपको जो भी पूछेंगे उसका जवाब देने में आप स्वतंत्र हैं। आपको हमारे तरफ से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, आप चिंता ना करें। इधर अंजलि तथा उसके माता पिता के साथ साथ बेटी पूर्वा भी घर पर बड़ा ही विषन्न मुद्रा में समय बिता रही है। बेटी पूर्वा कभी अपनी माँ तो कभी नानी जी से कभी नाना जी से तरह तरह के सवाल करते हुए परेशान करने लगी, मगर उनके पास पूर्वा के किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं है। आता वह भी तरह तरह की बातों से उसे उलझा कर रखे हैं, ताकि प्रकाश के शाम तक घर आने तक वैसे ही सभी का इंतजार के साथ तथा उम्मीदों के साथ समय बीत जाए। प्रकाश को दोपहर के बाद कोर्ट में पेश की गई, जहां सरकारी वकील तथा विद्याधर जी की तरफ से नियुक्त की गई वकीलों के बीच संवाद होती गई। दोनों पक्ष की तरफ से कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। तभी जज साहब प्रकाश को पूछने लगे, प्रकाश क्या आपके ऊपर लगे इल्जाम आप कबूल करते हैं? जवाब में प्रकाश कहने लगा, जी जज साहब, मैंने चोरी की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए, आप मुझे सजा दीजिए, आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। इतने में बचाव पक्ष के वकील कहने लगे, सर वादी के मानसिक हालत अब सही नहीं है, ऐसी अवस्था में अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम अपने ऊपर लेकर कबूल कर रहा है, जो कि आमतौर पर ऐसा नहीं होती है।
मगर इस केस में अगर सचमुच प्रकाश चोरी करता तो पकड़े जाने पर भागने की कोशिश करता, जबकि थानेदार की बातों पर अगर यकीन करे तो ऐसी हजारों मौके मिलने पर भी प्रकाश अपने आप में भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं किया और अपने बचाव में कुछ कहे बिना खुद ही चोरी करना कबूल करने लगा, जबकि मुल्जिम हमेशा अपनी बचाव करने हेतु अपनी अपराध को अस्वीकार करता है। आता परिस्थिति को समझते हुए मुवक्किल की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे जमानत दी जाए। शाम तक प्रकाश को कोर्ट से जमानत मिल जाती है। वहां से वह अपने घर में आ गया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। अंजलि चुपचाप बगल में जाकर खड़ी हो गई। पूर्वा को चाय नाश्ता की बंदोबस्त करने को कहती है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।